देखिए ये 9th क्लास वाले का भारती वन का बुक है और जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है 14वां एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम है घन और घनाभ। ठीक है, एक्सरसाइज का क्या नाम है? घन और घनाभ। इस चैप्टर के अंतर्गत आज आपको फार्मूला पढ़ाया जाएगा और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फार्मूला में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, एक घन और घनाभ में क्या क्या चीज़ होता है सभी चीज़ के बारे में यहाँ देख लेना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं कि आखिर घन कैसा होता है और घनाभ कैसा होता है। ठीक है, क्या करते हैं कि हम इस बोर्ड को दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिख देते हैं घन, क्या लिखेंगे? घन, और दूसरे साइड हम लिख देते हैं घनाभ, ताकि दोनों तरफ दोनों का पूरा फुल डिस्कस कर लिया जाए। अब घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका है समझने का कि आप उसका सबसे पहले फिगर बना लीजिए। एक जो घन होता है, आप बचपन में क्या होता है कि कॉपी पर डब्बा हुआ बनाए होंगे, डब्बा बनाए हुए हैं। कुछ डब्बा हम बनाते थे जो लंबा होता था और कुछ डब्बा ऐसा बनाते थे जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या होता था? बराबर होता था। तो वैसा डब्बा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होता था उसे हम घन बोलते थे। क्या बोलते थे? घन बोलते थे। और जिसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग हो जाता था उसको हम क्या बोलते थे? घना बोलते थे। ये जो घन होता है, घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। क्यों वर्गाकार होता है? तो एक वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और घन का भी सभी भुजा आपस में क्या हो जाता है? बराबर होता है। इसीलिए एक जो घन होता है वो वर्गाकार होता है। जबकि घनाभ कैसा होता है? तो घनाभ में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। इसीलिए घनाभ किस आकार का होता है? तो घनाभ आयताकार होता है, यानी कि आयत के आकार का होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इधर चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। देख लीजिए घन का फिगर कैसा होगा। ये आपका हो गया घन। ठीक है, और आइए अब इधर घनाभ बना लेते हैं। घनाभ कैसा होता है? तो घनाभ भी ऐसा ही फिगर है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है अब घनाभ और ये है हमारा घन। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ डब्बा बना हुआ है, लगभग लगभग इसमें सभी भुजा आपको बराबर दिख रहा है। अब इस भुजा में कौन सा भुजा लंब होता है, कौन सा इसमें लंबाई होता है, कौन सा चौड़ाई होता है और कौन सा ऊंचाई होता है, ये देख लीजिए। ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो भुजा आप देख रहे हैं, ये वाला या पीछे वाला या ये वाला या ये वाला, ये चारों आपका हो जाता है लंबाई। क्या हो जाता है? लंबाई। इधर वाला ये जो आप देख रहे हैं, ये फिर ये तिरछा वाला, ये तिरछा वाला और ये तिरछा वाला, ये हो जाता है इसका चौड़ाई। क्या हो जाता है? चौड़ाई। और ये वाला आप खड़ा वाला जो देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ऊंचाई। चूँकि घन में सभी आपस में बराबर होता है, इसलिए घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का डिस्कस करना ही व्यर्थ है। जब हम घनाभ में जाते हैं तो घनाभ में ये हो जाएगा लंबाई, ये चौड़ाई और ये वाला हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, एक घनाभ में तीन चीज़ होता है। क्या क्या? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि घन में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए इसमें भुजा होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है। इसमें भुजा और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले देखिए हम बात क्या कर रहे हैं। आप देखिए ये आपके पास एक माचिस का डब्बा है। क्या है? ये माचिस का डब्बा है। ये जो माचिस का डब्बा है ये किस आकार का है? ये जो माचिस का डब्बा है घनाभ के आकार का है। किस आकार का है? घनाभ के आकार का। क्यों? अब देखिए घनाभ, जैसे घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ऐसे ही देखिए इस डब्बा में ये आपका क्या है? लंबाई है, इधर वाला ये चौड़ाई है और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। ये घनाभ के आकार का होता है। अब एक घन या घनाभ का बात किया जाए तो आप इसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें सतह कितने हैं, कोण कितने हैं और भुजा कितना है। लिख देते हैं इधर हम सतह, क्या लिखे हैं? सतह, कोण और भुजा। ठीक है,
और इसमें भी हम लिख देते हैं क्या, सतह, कोण और भुजा। ठीक है, चलिए बाबू एकदम मुंह बंद करके इधर समझते रहिए। आपके सामने ये माचिस का डब्बा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सतह, और यहाँ पर भी सतह। इस दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि घन और घनाभ में क्या संबंध है, तो आप उसमें क्या संबंध बताइएगा। आपको यही संबंध बताना है कि घन और घनाभ दोनों में सतह आपस में बराबर होगा, कोण आपस में बराबर होगा और भुजा की संख्या आपस में बराबर होगा। या सतह की संख्या बराबर होगा, कोण की संख्या बराबर होगा और भुजा की संख्या आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एक घन या घनाभ में कितने सतह होते हैं। देखिए एक ये सतह, ठीक है, एक ये सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह और ये चौथा सतह। इधर घुमाएंगे पांचवा सतह और इधर घुमाएंगे तो छठा सतह। एक घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं। अब आइए चित्र में भी समझते हैं। एक ये नीचे वाला, एक ये सामने वाला, एक ये ऊपर वाला और एक पीछे वाला। कितना हुआ, नीचे वाला 1, सामने वाला 2, ऊपर वाला 3 और पीछे वाला 4। एक इस साइड वाला 5 और एक इस साइड वाला 6 हुआ। इसमें भी अगर हम चलते हैं तो एक नीचे वाला, एक सामने वाला, एक ऊपर वाला और एक पीछे वाला 4, और एक इस साइड वाला और दूसरा उधर वाला 6 हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए, अब हम बात किस चीज़ का करते हैं, कोण का। किस चीज़ का बात करते हैं, कोण का। तो देखिए एक घन या घनाभ में कितने कोण होते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कोण होता है, 8 होता है। कैसे, कहाँ कहाँ, तो ज़रा समझिए। यहाँ देखिए एक ये वाला कोण हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। कितना कोण हुआ, 8 कोण हुआ। ठीक है, अब इधर भी आइए, आप इधर भी आइए, उधर भी देख लीजिए। उधर कितना होगा, यहाँ समझिए। एक ये कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 सातवां और ये 8वां। कितना कोण हो चुका है, 8 हो चुका है। अब दोनों में भुजा भी आपस में बराबर होगा। कैसे, अब आप दोनों में इसमें कितना डंडा है ये देख लीजिए। दोनों में डंडा की संख्या आप देख लीजिए। यहाँ समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी भुजाएं हैं इसमें, 12 भुजाएं हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 12 और इधर भी हम लिखेंगे 12। ठीक है, यहाँ भी हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम चलते हैं घन की तरफ। हम देख रहे हैं कि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इसका जो भुजा है, अगर इसके एक भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, ए ही होगा। ठीक है, टोटल भुजा इसमें ए हो जाएगा। अब चलिए देखिए, मोटा मोटी लिख दिए, इसमें प्रत्येक भुजा ए होगा। एक घन में हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं वो सबसे पहले आप समझिए। ठीक है, जो घन होता है, घन में हम आयतन निकाल सकते हैं और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर है। मान लीजिए कि ये घनाभ नहीं है, घन है, मान लेना है कि ये पूरा चरखू डिब्बा है। तो इसमें आयतन क्या होता है, तो वो देखिए इसके अंदर का आप स्पेस देख रहे हैं, इसके अंदर का स्पेस है। तो ये जो घन है, इसके अंदर का जो स्पेस होता है, उस अंदर के स्पेस को आयतन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, आयतन बोला जाता है। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो घन बना हुआ है किसी न किसी चीज़ का तो जरूर बना होगा। जैसे ये डब्बा किस चीज़ का बना हुआ है, गत्ता का बना हुआ है। ठीक है, तो इस घन को बनाने में जितना गत्ता लगा, ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इस घन को बनाने में जितना मटेरियल लगा, ये इसका हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसके अंदर जितना चीज़ अट सकता है, जितना चीज़ को अटाया जा सकता है, ये इसका हो जाता है आयतन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, एक और चीज़ आप लिख लीजिए, सही रहेगा।
विकर्ण, क्या लिखेंगे? विकर्ण। यहाँ पर भी विकर्ण डाल देते हैं और यहाँ पर भी विकर्ण डाल देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में कितना कितना विकर्ण होगा, तो देखिए इधर वाला सिरा से इधर वाले को मिला देंगे, एगो, और इसके दूसर का सिरा से इसको मिला देंगे, दूगो, यहाँ से इसको मिला देंगे, 3 गो, और यहाँ से इसको मिला देंगे, 4 गो। क्या गो विकर्ण होगा? 4 गो विकर्ण होगा। और इसमें भी कितना विकर्ण होगा? इसमें भी 4 विकर्ण होगा। अगर संबंध देखा जाए तो सतह, कोण, भुजा और विकर्ण की संख्या दोनों में आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर घन का भुजा, घन का भुजा ए लेने पर, क्या लेने पर? ए लेने पर हम मान लेते हैं कि घन का भुजा क्या है? ए है। तब घन का विकर्ण क्या होगा? आयतन क्या होगा? और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे घन का विकर्ण। अगर आपको घन का विकर्ण निकालना है तो घन के विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होगा? तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है √3a। क्या होता है? √3a, यानी कि √3 में ये जो a है, a हम किसको लिए हैं? भुजा को माने हैं, तो √3 में भुजा से गुणा कर देंगे, यही हो जाएगा क्या चीज़? तो घन का विकर्ण। ये आपका हो गया पहला फार्मूला, ठीक है। ये आपका हो चुका है पहला फार्मूला। अगर दूसरे फार्मूला की तरफ हम चले तो इसका हम आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। आयतन क्या होता है? तो इसके बीच वाला यानी कि अंदर वाला भाग होता है। तो अब लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे? लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन यहाँ पर हो जाता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, यानी कि अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो इसको हम a क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका जो भुजा है उसको अगर हम 3 बार लिखकर और गुणा कर दे तो वहाँ पर क्या निकल जाएगा? यहाँ पर घन का आयतन निकल जाएगा। अब आइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वो समझ लेते हैं। पूरा हाथ घिना गया। अरे थोड़ा बुक ला दो बुआ, फार्मूला यहाँ पे गलती दी होगा। देखो चलिए यहाँ देखिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 6 गुणे भुजा स्क्वायर क्यों होता है वो समझिए। ये आप जो देख रहे हैं घन, घन में कितने सतह होते हैं? 6। तो 6 सतह का निकालना होगा और प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रत्येक सतह वर्गाकार है तो इसीलिए भुजा स्क्वायर। और क्या गो इसका सतह है? 6 गो सतह, इसलिए गुणे 6 लिखा गया है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं किधर? अब हम चलते हैं घनाभ की तरफ। अब घनाभ में भी क्या क्या चीज़ होता है? तो घनाभ में भी हमें सिर्फ इतना ही, यही 3 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या? तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब लिखते हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे कि घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन। अब देखिए इसका जो भुजा है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका भुजा हमें क्या लेना है। इसका जो भुजा होता है आपको पहले भी बताया गया है, ये वाला भुजा इसका लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई। तो इसको हम ले लेते हैं L, ठीक है। ये वाला इसका हो जाता है चौड़ाई, तो इसको हम ले लेते हैं B। और ये वाला इसका होता है ऊंचाई, इसको हम ले लेते हैं H, ठीक है। यानी कि इसमें लंबाई हो गया L, चौड़ाई हो गया B और ऊंचाई हो गया H, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ लिखिए देते हैं, लिखेंगे लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B तथा ऊंचाई बराबर H लेने पर, ठीक है। ये लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? घनाभ के आयतन का बात करते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ, देखो हे बाबू, घनाभ का आयतन,
आयतन जस्ट अभी आपको समझाया गया है कि इसके भीतर जितना चीज़ को हम हटा सकते हैं वह इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब इसको हटाने के लिए हमें लंबाई भी देखना पड़ेगा, चौड़ाई भी देखना पड़ेगा और ऊंचाई भी देखना पड़ेगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं L गुने B गुने H, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़िए। जब हम आगे बढ़ते हैं और अगर हमें घनाभ का अब क्या पढ़ना पड़े, पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी 6 को पृष्ठ है, 6 को पृष्ठ है। और ये जो आप सामने वाला पृष्ठ देख रहे हैं तो सामने वाला में लंबाई है और ऊंचाई है, और पीछे वाला में भी लंबाई है और ऊंचाई है। जब उसके बाद हम बात करते हैं साइड वाला में, तो साइड वाला में क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और उधर वाले साइड वाले में भी चौड़ाई है और ऊंचाई है। और उसके बाद और कौन सा पृष्ठ बचता है, अब उसके बाद बच जाता है कौन सा, ऊपर वाला, ये जो सामने वाला है और पीछे वाला है। ठीक है, सामने वाला और पीछे वाला में L है, B है, और जब ऊपर का बात किया जाए तो ऊपर वाला में भी हमें क्या मिलेगा, जब ऊपर वाला का बात करते हैं तो L मिलेगा और B मिलेगा। यानी कि प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम सामने वाला का बात करें तो सामने वाला में भी हमें 2 अवयव मिलता है, पीछे वाला में भी 2 अवयव मिलता है, साइड वाले में भी और उधर वाले में भी, या ऊपर वाले का बात किया जाए या नीचे का बात किया जाए। प्रत्येक सिचुएशन में 2 लंबाई, 2 ऊंचाई और 2 चौड़ाई आएगा। इसीलिए जब हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू, क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये आपका हो गया इसका किसका, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब जब हम घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनाभ का अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो घनाभ के विकर्ण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। आइए, अगर घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। अब क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर है। इसमें जहाँ जहाँ लंबाई लिखा हुआ है वहाँ आप A लिख सकते हैं, चौड़ाई के जगह पर आप B लिख सकते हैं और ऊंचाई के जगह पर आप H लिख सकते हैं। इस पूरा चैप्टर को पढ़ने के लिए, घन और घनाभ को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ यही 6 फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये 6 फार्मूला आपको याद है तो चैप्टर आपसे बिल्कुल ईजिली बन सकता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा।